तो इस तरह से मैं एक खास बात बताने के लिए बता रहा हूं कि ज्योतिराव फुले ने जो हमारे आजादी का आंदोलन चलाया था, तो इस देश में आजादी के 2 आंदोलन चल रहे थे। ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की और कांग्रेस की स्थापना करने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया। क्योंकि जो पढ़ाई हमारे लोगों को आज पढ़ाई जा रही है, जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो दिमाग तैयार किया गया है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के विरोध में। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हमारे आंदोलनों में कहीं दिखाई नहीं देते। उसका कारण उनका दिमाग इस तरह से तैयार किया गया है। शिक्षा का जो अभ्यासक्रम तैयार किया गया है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा के विरोध में। इसे ठीक से जानने की और ठीक से समझने की जरूरत है। मगर यह महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन था। और ज्योतिराव फुले ने जो लिखकर रखा, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन था। 2 आंदोलन हो गए। कांग्रेस ने जो आंदोलन शुरू किया था वो आंदोलन 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन समाप्त हो गया और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन अभी भी चल रहा है। इस दृष्टि से ज्योतिराव फुले के विचारधारा की प्रासंगिकता अभी भी बरकरार है। वो समाप्त नहीं हुआ, वो एंड नहीं हुआ, उसकी समाप्ति हुई नहीं अभी। खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिराव फुले ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। ये जानने के लिए ये बात मैं बताना चाहता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेज भारत में आने के पहले ब्राह्मण आजाद थे और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम लोग गुलाम थे। ब्राह्मण क्या कहते हैं उस समय भी और आज भी, 1885 को भी और आज भी क्या कहते हैं? इंग्रजांनी आम्हाला गुलाम बनवलं, इंग्रजांनी आम्हाला गुलाम बनवलं, इंग्रजांनी आम्हाला गुलाम बनवलं, इंग्रजांनी आम्हाला गुलाम बनवलं। जेवढे शिकलेले पोरं आहेत ते सर्व इंग्रजांनीच गुलाम बनवलं। ज्योतिराव फुले इस विचारधारा को मानने के लिए राजी नहीं है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि इंग्रजांनी आम्हाला गुलाम बनवलं। ये जो हमारे पढ़े लिखे लोग आज बोलते हैं, ये बोलने के लिए भी जो वो सीखे वो भी ज्योतिराव फुले के आंदोलन की वजह से। अगर उन्होंने ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी का आंदोलन नहीं चलाया होता तो शायद ऐसा बोलने की शिक्षा भी उनको नहीं मिलती। इससे इसकी प्रासंगिकता आपको समझ में आएगी। ज्योतिराव फुले ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन के संदर्भ में जो निर्णय लिया, वो बात समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे ब्राह्मण आजाद थे, और जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। जब अंग्रेज भारत में आए ही नहीं थे और ब्राह्मण आजाद थे, जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। जब हम तब गुलाम थे और अंग्रेज भारत में थे ही नहीं तो फिर हमको किसने गुलाम बनाया था? अंग्रेज तो थे ही नहीं। जब अंग्रेज थे ही नहीं तो अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, ये मुद्दा तो प्रासंगिक है नहीं। ब्राह्मणों ने हमको गुलाम बनाया था। अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। अब दूसरा मुद्दा, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने जब ब्राह्मणों को गुलाम बनाया
तो हमारे लोगों की तरफ देखा, अंग्रेजों ने हमारे लोगों की तरफ देखा, अरे तो पहले से गुलाम है, हमको इनको गुलाम बनाने की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही गुलाम है, ये तो ब्राह्मणों के गुलाम है। अंग्रेजों ने जब हमारे लोगों की तरफ देखा तो अंग्रेजों को यह दिखाई दिया कि ये तो पहले से ही ब्राह्मणों के गुलाम हैं। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के गुलामी से हमारे लोगों को आजादी मिले, इसके लिए अंग्रेजों ने हमारे लोगों को मदद की। आपको हैरानी हो जाएगी ये सुनकर, आपको ये भी लगेगा कि ये आदमी अंग्रेजों का दलाल तो नहीं है, ऐसी बात कर रहा है। अब अंग्रेज है ही नहीं, उसकी दलाली करने के लिए तो होना चाहिए ना, वो है ही नहीं भारत में। इतिहास का सही तरीके से विश्लेषण जब तक नहीं करोगे आपको बात समझ में आएगी नहीं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बात बताता हूं। ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों को लेटर लिखा, लेटर में क्या लिखा, आम्ही सुरू केलेल्या शाळेला तुम्ही आर्थिक मदत देत होता, विद्यार्थ्यांची संख्या आता वाढलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही पाठवत असणारी जी मदत आहे ती अपूर्ण पडत आहे, त्यामुळे आर्थिक मदत वाढवावी। हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या कहता है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहता है कि ज्योतिराव फुले ने जो स्कूल खोला था उस स्कूल को आर्थिक मदद देने का काम अंग्रेज करते थे। ये लेटर ज्योतिराव फुले का है और वो बढ़ाने के लिए लेटर में लिख रहे हैं। इसका मतलब है शिक्षा के अधिकार से ब्राह्मणों ने वंचित किया, शिक्षा का अधिकार हमारे लोगों को मिले, अंग्रेज हमको मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है ब्राह्मणों के गुलामी से हमारे लोगों को आजाद करने के लिए अंग्रेज हमको मदद करने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने शूद्रों अतिशूद्रों को मिलिट्री में भर्ती होने का अधिकार दिया और मिलिट्री में कंपलसरी एजुकेशन था। इसी कंपलसरी एजुकेशन की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। ये भी सही तरीके से समझने की जरूरत है। ये कोई सार्वत्रिक शिक्षा का अधिकार नहीं था। मिलिट्री के अंदर जो हमारे लोग काम करते थे तो अंग्रेजों के साथ डायलॉग करने के लिए अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों के साथ काम करने वाले जो हमारे लोग हैं उनको आनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने मिलिट्री में जो लोग हमारे थे उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी था, पब्लिक को नहीं था। मिलिट्री के अंदर जो भर्ती लोग थे उनके लिए था, उनके बच्चों के लिए था। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो कानून था अंग्रेजों का, वो कानून मनुस्मृति के विरोध में था, जो कानून उन्होंने भारत में लागू किया। ऐसी बहुत सारी और विधवा विवाह के विरोध में और ऐसे बहुत सारे कस्टमरी लॉ जो हमारे विरोध में थे, उसके विरोध में भी अंग्रेजों ने बहुत सारी जो जुडिशियल सिस्टम है उसके द्वारा सुधार करने की कोशिश की और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को चुनौती देने का काम अंग्रेजों ने किया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के बजाय अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के गुलामी से हमें आजादी मिले, इसके लिए हमारे लोगों को मदद की। आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने ये बहुत बड़े पैमाने पर काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर उन्होंने ये किया। इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। इसका मतलब है हम सिंगल गुलाम नहीं, हम डबल गुलाम थे, हम गुलामों के गुलाम। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए पार्श्वभूमि आपको बता रहा, एक महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को बताने के लिए, एक महत्वपूर्ण विचार बताने के लिए बैकग्राउंड समझा रहा हूं। वो बात क्या है कि ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम, हम गुलामों के गुलाम।
अब ज्योतिराव फुले के सामने संकट खड़ा हुआ कि कांग्रेस में शामिल होकर अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करे या ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करे। आजादी के दो आंदोलन चल रहे हैं, निर्णय करना होगा। यह संकट ज्योतिराव फुले के सामने था और इस पर निर्णय करना जरूरी था। ज्योतिराव फुले को जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ज्योतिराव फुले ने अगर इसमें अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के आंदोलन में शिरकत की होती तो ज्योतिराव फुले की जो आज प्रासंगिकता है वो उसी समय खत्म हो गई होती। और मैं यहां ज्योतिराव फुले की प्रशंसा में भाषण देने के लिए मैं बिल्कुल खड़ा नहीं होता। कोई और फुले होता इस तरह का काम करने वाला, मैं उसके समर्थन में भाषण देने के लिए खड़ा होता। आज मैं वो ऐतिहासिक महत्व और ऐतिहासिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व की बात आप लोगों को दोहरा रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्योतिराव फुले ने जो निर्णय लिया वो निर्णय कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था कि वो निर्णय आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्योंकि देश में आजादी हासिल करने के दो आंदोलन चल रहे थे और इसलिए ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का निर्णय किया। और ये जो निर्णय ज्योतिराव फुले ने किया, इसी वजह से न्यायमूर्ति रानडे ने जब उनको कांग्रेस में राष्ट्रीय महासभा में शामिल होने के लिए कहा तो ज्योतिराव फुले ने उनको चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और कहा कि तुम्ही उंटावर बसून शेळ्या वळवणारे लोक, आम्ही कुणबिकी करणारे जे लोक आहोत त्यांच्या बरोबरीनं तुम्ही व्यवहार कराल याची सुतराम शक्यता नाही, तुमच्यावर माझा विश्वास नाही आणि म्हणून मी राष्ट्रीय सभेमध्ये यायला तयार नाही। शाहू महाराज के पास तिलक गए और उनको राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के विरोध, अंग्रेजों के आजादी गुलामी से आजादी हासिल करने के आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा। शाहू महाराज ने इनकार कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर को अमेरिका में लाला लाजपत राय जाकर मिले और उनको उन्होंने कहा कि आप आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाओ, उन्होंने इनकार कर दिया। जब बाबा साहब अंबेडकर भारत में वापस आए, दोबारा मिले, फिर बाबा साहब अंबेडकर ने इनकार कर दिया। अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने के आंदोलन में बाबा साहब अंबेडकर भी शामिल होने के लिए राजी नहीं थे। बहुत खास बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं इस मौके पर, इस हिस्टोरिकल मौके पर, इस हिस्टोरिकल जगह पर एक बहुत अहम बात आप लोगों को बता रहा हूं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए इसके लिए ये बात मैं बता रहा हूं कि हमारे सामने कौन सी चुनौती है। ज्योतिराव फुले ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ। ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का जो लक्ष्य ज्योतिराव फुले ने निर्धारित किया था वो उद्देश्य अभी भी अधूरा है। इसलिए उस उद्देश्य को पूरा करने वाला कोई भी आंदोलन चलाने की प्रासंगिकता बरकरार है। क्योंकि ये प्रासंगिकता के विषय पर चर्चा चल रही है, इस दृष्टि से ये बात हमको जानना और समझना जरूरी है। इसलिए साथियों कि ये जो आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन, ज्योतिराव फुले के द्वारा चलाया गया आंदोलन, ये आंदोलन बाद में आपको ये सुनकर भी हैरानी हो जाएगी कि 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ, 1922 को शाहू महाराज का मृत्यु हुआ और उसके बाद में इस आंदोलन को जो सबसे ज्यादा सफल नेतृत्व शाहू महाराज तक बरकरार था, उसके बाद ये आंदोलन इतना प्रभावशाली नेतृत्व जो है इनके पास नहीं रहा। और इसलिए 1936 में फैजपुर कांग्रेस का अधिवेशन
शायद जळगांव जिले में या धुले जिले में ये अधिवेशन था फैजपुर में, 1936 की बात है। ये सारा का सारा आंदोलन जो ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था वो गांधी और कांग्रेस के आंदोलन में विलीन हो गया। मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कितनी भयानक बात थी। जेधे जवड़कर का तो मृत्यु हो गया था, मगर जेधे के नेतृत्व में एक कांग्रेस में विलीन हो गया। यही तो चलाने वाले लोग थे। ये विलीन हो गया। विलीन होने के बाद में कुछ दिन के बाद जेधे को ऐसे लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूं। फिर कांग्रेस छोड़कर जेधे को बाहर आना पड़ा। मगर जेधे रैंक एंड फाइल के साथ कांग्रेस में गए थे। जेधे रैंक एंड फाइल, ये ऑर्गेनाइजेशनल टर्मिनोलॉजी है। रैंक का मतलब होता है लीड करने वाला, फाइल का मतलब होता है कि वो कैडर और फॉलोअर। दिस इज रैंक एंड फाइल। रैंक जो है वो कांग्रेस से बाहर आ गया और जो फाइल है वो कांग्रेस में ही रहा। ऐसा बताते हैं कि 317 जेधे का आंदोलन कांग्रेस में शामिल होने के पहले महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के सदस्यों की संख्या केवल 317 थी। कांग्रेस के आंदोलन के कांग्रेस का जो आंदोलन था उस आंदोलन की मेंबरशिप केवल 317 थी। जेधे जाने के बाद लाखों में पहुंच गई। जेधे को फिर कांग्रेस छोड़कर वापस आना पड़ा और वापस आने के बाद शेतकरी कामकरी पार्टी शुरू करनी पड़ी। मगर इससे एक बहुत भारी नुकसान हो गया। वो नुकसान क्या हुआ? वो रैंक एंड फाइल जो गई थी, रैंक वापस आ गई और फाइल जो है वो गांधी का जो महात्माई प्रभाव था, वो महात्माई प्रभाव की वजह से रैंक और फाइल जो है उधर ही रह गई और बहुत भारी नुकसान हो गया। जेधे आ गया तो जेधे की जो जगह है वो भरपाई करने के लिए कांग्रेस को यशवंतराव चव्हाण को ढूंढना पड़ा। जो काम वो जेधे के द्वारा करवाना चाहते थे वो काम भविष्य में फिर ब्राह्मणों ने यशवंतराव चव्हाण के माध्यमों से करवाए। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर कोई रिसर्च महाराष्ट्र में कहीं हुआ है और कोई लिटरेचर अवेलेबल है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो घटनाएं हैं इन घटनाओं पर निश्चित रूप से रिसर्च होना चाहिए। इसके लिए रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जाना चाहिए और वो सारा का सारा डिटेल आंदोलन जो हमारी विरासत है, जिससे महाराष्ट्र का जो मूल निवासी बहुजन समाज है उसको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले कि इसमें कौन सी गलतियां हुई थी और कौन से सुधार की आवश्यकता है। अगर सही तरीके से विश्लेषण हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो सकती है। कुछ बातें मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं, कुछ बातें इंडिकेटिव बातें जो है मैं आप लोगों को इस मौके पर बता रहा हूं। इस पर बहुत ज्यादा गहराई से रिसर्च होने की आवश्यकता है। साथियों, 1936 को फैजपुर कांग्रेस में जब ये आंदोलन विलीन हो गया तो बाबा साहब आंबेडकर तो जीवित थे। तो बाबा साहब आंबेडकर की कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी, थी, है, अवेलेबल है। बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिक्रिया है कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा इन ज्योतिराव फुले को और उनके आंदोलन को छोड़कर इनको नहीं जाना चाहिए था। मैं ज्योतिराव फुले को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। बाबा साहब आंबेडकर की जो प्रतिक्रिया है, मैं ज्योतिराव फुले को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। अगर कोई जरूरत पड़ी, ज्योतिराव बहुजन समाज जो शूद्र अतिशूद्र के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनको ज्योतिराव फुले के रास्ते के अलावा, उनके उद्धार का रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसी रास्ते पर हम लोगों को चलना होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा आवश्यकता पड़ी तो हम लोग मदद के लिए मार्क्स को ले लेंगे, मगर ज्योतिराव फुले का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये प्रतिक्रिया बाबा साहब आंबेडकर ने उस समय दी थी। साथियों, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात भी
इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं वो ये कि उस समय के कुछ लोगों ने जो इस आंदोलन में थे, उनको ज्योतिराव फुले एक बहुत बड़ा महात्मा उनके आंदोलन में था, तो इन लोगों को महात्मा की जरूरत थी और महात्मा गांधी जीवित था, तो उनको लगा कोई कोई महात्मा चाहिए हमको। तो ज्योतिराव फुले जीवित नहीं थे, तो उन्होंने गांधी में महात्मा देखा और महात्मा के प्रभाव में आकर वैसे जवड़कर ने गांधी के ऊपर, गांधी कैसे महात्मा है इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। वो आर्टिकल अभी हमने ढूंढकर निकाला है, अभी वो उसका लिटरेचर बहुत सारा हम ढूंढ रहे हैं, उस पर रिसर्च करने का प्रयोजन चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बहुत सारी बातें बताना जरूरी होगा भविष्य में, आने वाले समय में, अगर सही तरीके से सही दिशा में अगर इस आंदोलन की प्रासंगिकता को महाराष्ट्र में सिद्ध करना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नुकसान किया ये कांग्रेस में विलीन होने की वजह से। और इससे क्या नुकसान हुआ, तो ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में जो आंदोलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, ऐसा आंदोलन भारत भर में कहीं पर भी नहीं था। यह भी शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है कि ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, वो देश भर में कहीं पर भी नहीं था। यहीं से साउथ इंडिया में ये गया, नॉर्थ इंडिया में नहीं गया। तो इस तरह से ये इतना महत्वपूर्ण आंदोलन था, क्योंकि ऐसा कोई भी आंदोलन भारत भर में कहीं पर भी नहीं था। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण आंदोलन, इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आंदोलन था, और ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का जो आंदोलन था, दूसरा कोई भी आंदोलन हमें उस समय में उपलब्ध दिखाई नहीं देता। इसलिए इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको विश्लेषण करने की कोशिश करें, तो यह आंदोलन जब कांग्रेस में विलीन हुआ तो ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का और ब्राह्मणों के षड्यंत्र के विरोध में मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने का जो आंदोलन था, समाप्त हो गया। उससे क्या हुआ कि मूल निवासी बहुजनों को जागृत करने का जो अभियान लगातार चलते रहना चाहिए था, वो चलते रहने के लिए बहुत बड़ा अवरोध खड़ा हो गया। और इस अवरोध का ही रिजल्ट था कि शिवसेना बीजेपी का राज महाराष्ट्र में आया। अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का थोड़ा विश्लेषण करके इस बात को जानने की कोशिश करें, देखो, कांग्रेस राष्ट्रवादी राजनीतिक क्षेत्र में हमको दिखा, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधीन, कांग्रेस ओरिजिनली ब्राह्मणों की पार्टी। इसका मतलब है राष्ट्रवादी का जो संगठन है वो ब्राह्मणों के अधीन रहकर कार्य करने वाला संगठन, मुख्य रूप से नेतृत्वकारी जो शक्ति है महाराष्ट्र में कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधीन है, इसलिए नेतृत्वकारी शक्ति कांग्रेस के अधीन है। और कांग्रेस का कार्य कैसे चलता है, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, अगर एक ही उदाहरण आपको बताया जाए तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मराठा ये महाराष्ट्र का शासता वर्ग है, शासक वर्ग है। गलत बात है। मैं एक सिंपल उदाहरण देकर आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगर चुनना है तो वो कैसे चुना जाता है मालूम है आप लोगों को? कांग्रेस का हाईकमांड के ऑब्जर्वर आते हैं, प्रणब मुखर्जी, ए.के. एंटोनी, अहमद पटेल, आगे 3 लोग वो सर्किट हाउस में बैठते हैं। सर्किट हाउस में बैठने के बाद एक एक एमएलए को बुलाया जाता है, एक एक एमएलए को बुलाते, और वो एमएलए को बुलाकर क्या कहते हैं, एक एमएलए को बुलाया बिठाया 3 लोगों के सामने, क्या बोलते हैं उसको एमएलए को? कांग्रेस हाईकमांड ने सुशील कुमार शिंदे को, अशोकराव चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को या एनी अदर चौहान को या एनी अदर व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, निर्धारित किया है।
आपका क्या कहना है, किसको बनाना चाहिए? तो वो जो एक एमएलए वो क्या बोलता है, काँग्रेस हायकमांडनी ज्यांना निवडलं तोच माझाही मुख्यमंत्री तोच आहे. पाटील साहेब, ही जी वस्तुस्थिती महाराष्ट्रातल्या एकाही वर्तमानपत्रामध्ये कधीही लिहून आल्याचं मला नाही वाटत तुम्ही कोणी वाचलं असेल. क्यों? किसी भी अखबार में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो सारे के सारे अखबार जो है वो ब्राह्मणों के अखबार है, और ब्राह्मणों का षड्यंत्र वो एक्सपोज करने का काम क्यों करेंगे? मैं ये उदाहरण आप लोगों को क्यों बता रहा हूं कि अगर कांग्रेस के हाईकमांड के लोग दिल्ली में ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन हो, अगर वो निर्धारित वहां करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि मराठा महाराष्ट्र का शासक और शासक वर्ग है. गलत बात है. एक भी एमएलए को नहीं पूछा जाता, पूछने के पहले ही मुख्यमंत्री उधर चुन लिया जाता है. तो वो जो आदमी है वो कांग्रेस हाईकमांड का आदमी मुख्यमंत्री बनकर आता है, तो वो कांग्रेस हाईकमांड का आदमी बनकर ही मुख्यमंत्री पद का काम करता है, और ऐसा एक भी निर्णय नहीं करता जो कांग्रेस हाईकमांड के विरोध में जा सकता हो. ऐसी कोई औकात जो है उसके पास नहीं होती है, ऐसी कोई ताकत उसके पास नहीं होती है, ऐसी कोई क्षमता उनके पास नहीं होती है. इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र में ब्राह्मणों की सत्ता है, और जो भी मराठा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट्र की सत्ता का नियंत्रण करता है. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दिल्ली में ब्राह्मणों की सत्ता है, और जो भी मराठा महाराष्ट्र में कांग्रेस हाईकमांड चुनकर भेजते हैं वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधि बनकर भेजते हैं. अगर इस घटना का विश्लेषण सही तरीके से किया जाए तो यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र का शासक वर्ग मराठा है. गलत बात है. महाराष्ट्र का शासक वर्ग मराठा है. महाराष्ट्र का शासक वर्ग है वो मराठा लोगों को ही रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है, और शासक वर्ग है मराठा लोगों को ही रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है. जबकि महाराष्ट्र का जो सचिवालय है वो सचिवालय नहीं, वो ब्राह्मणालय है. वहां पर शेड्यूल कास्ट के आईएएस अधिकारी मराठा लोगों से ज्यादा संख्या में है. पहला नंबर ब्राह्मणों के आईएएस अधिकारी और सेकंड नंबर पर शेड्यूल कास्ट के आईएएस अधिकारी. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सही तरीके से आप लोगों को जानकारी नहीं होगी. महाराष्ट्र के सेक्रेटेरिएट में पहला नंबर ब्राह्मणों के आईएएस अधिकारी और सेकंड नंबर पर शेड्यूल कास्ट के है. और मेरा ऐसा मानना है कि तीसरे नंबर पर साउथ इंडियन लोग होंगे, और चौथे नंबर पर शायद मराठा का कोई आदमी जो है वो आईएएस अधिकारी होगा, और वो भी आईएएस अधिकारी अवार्डेड आईएएस हो सकता है. डायरेक्ट आईएएस, दो प्रकार के आईएएस होते हैं. मैं किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से ये बात नहीं बता रहा हूं, मैं तथ्य के तौर पर बता रहा हूं. दो प्रकार के आईएएस होते हैं, एक अवार्डेड आईएएस होते हैं, एक डायरेक्ट आईएएस होते हैं. तो इसमें अवार्डेड आईएएस लोगों की संख्या ज्यादा होगी और बनिस्बत डायरेक्ट आईएएस लोगों की संख्या कम होगी. जो महाराष्ट्र में पीसीएस सर्विस है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पर चुनाव होता है, वो 10 या 15 साल के बाद में उसको आईएएस अवार्ड किया जाता है. हम लोगों को व्यवस्था की सही तरीके से समझ होना चाहिए, सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए. और फिर जो मंत्री हमारे लोग हैं, उन मंत्रियों को ये जो ब्राह्मण आईएएस है वो डराते रहते. साहेब, असा निर्णय जर घेतला तर हे कायद्याच्या कायद्याच्या विरोधात जाते असं म्हणते का कुलकर्णी? बरं मग ते राहू दे, ती फाईल तेवढं तुकडे ठेवून दे, आता पुन्हा माझ्याकडे घेऊन येऊ नको. बरोबर पाटील साहेब? आणि जर कायद्याच्या विरोधात जात नसेल याच्यामुळे हायकमांड नाराज होण्याची शक्यता आहे साहेब, असं म्हणता का? अरे ते घेऊन फाईल इकडे येऊ देऊ नको माझ्याकडे. हाईकमांड आहे तोपर्यंत आपण आहोत. ये जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा प्रोपोगंडा कर रहा है कि महाराष्ट्र का शासक वर्ग मराठा है, गलत बात है.
महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग मराठा नहीं है। महाराष्ट्र का शास्ता वर्ग दिल्ली में जो हाईकमांड ब्राह्मणों का है उसका प्रतिनिधि बन करके यहां भेजते हैं।